फ्रंट पे और विपक्षी एकता पे। पहले तो कल की बात कर लें, सेंगोल की बात कर लें। आप देखिए कि अचानक कोई न कोई ऐसी चीज आ जाती है जिससे हफ्ते भर में सबका ध्यान उधर चला जाता है। अचानक चोल राजवंश का उदय हो जाता है, चोलों का सेंगोल आ जाता है, उसकी कहानियां आने लगती हैं और तरह तरह की कहानियां आने लगती हैं। ये कहा जाने लगता है कि राजगोपालाचारी से जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि माउंटबेटन ने पूछा है कि कैसे आपके यहाँ सेरेमनी होती है, और इसके जो राजगोपालाचारी से चोल राजवंश का ये मंगाया, ये दिया और ये इलाहाबाद म्यूजियम में रख दिया गया। तत्काल किसी चीज का समाधान नहीं होता है, लेकिन जब चीजें बता दी जाती हैं तो जब इसकी खोज की जाती है तो पता लगता है ये कुछ भी नहीं था। इस सेंगोल का संबंध ये चोल राजवंश से है, न किसी राजवंश से है। ये सिंपल एक आशीर्वाद के स्वरूप एक मठ के लोगों ने जवाहरलाल नेहरू को दिया था, जैसे बहुत से उपहार दिए जाते हैं, ये भी एक आशीर्वाद मिला था। ये लेकर उन्होंने इलाहाबाद म्यूजियम में रख दिया। कल प्रधानमंत्री जी फरमा रहे हैं कि इसको हमने आनंद भवन से बाहर क्या किया, मतलब नेहरू जी उसको आनंद भवन में छुपा के रखे थे और ये उन्होंने 10-9 साल में इतनी उपलब्धि की कि सेंगोल का पता लगा लिए कि आनंद भवन में था और वहां से उन्होंने निकाल लिया। सेंगोल आनंद भवन में कभी रखा ही नहीं गया। जो क्यूरेटर इलाहाबाद म्यूजियम के हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारे यहाँ ही रखा गया था और उस पर सिर्फ ये लिखा गया था स्टेशनरी छड़ी। अब राजदंड का अंग्रेजी क्या होगा, यही। तो अब इसको इन्होंने क्यों लिया है और ये रखा कहाँ जाएगा? ये रखा जाएगा बिरला जी के पीछे, जहां बिरला जी बैठते वहां रखा जाए, कहीं और रखा जाए, कहीं भी रखा जाए। लेकिन मेरा है कि क्या राजदंड के रख देने से बिरला जी अब अपनी मर्जी से पाएंगे? जो उन्होंने अभी पिछले गाड़ी पर बोलने पर राहुल गांधी जी का भाषण हटा दिया था, वो निश्चित रूप से बिना प्रधानमंत्री के नहीं हटा होगा। और से अंदर अंदर पीछे पीछे घूम रहे हैं। लगता नहीं है कि बिरला जिसके स्पीकर है, लगता है वो उप प्रधानमंत्री हैं, इनके पीछे पीछे घूम रही है, कैबिनेट के एक मेंबर। तो निश्चित रूप से इस कैबिनेट का जो एक्सटेंशन है वो ईडी में गया, सीबीआई में गया, इलेक्शन कमीशन में गया। कोशिश इनकी सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका में भी थी, लेकिन वहां ये बुरी तरह मात खा गए, तो वहां घुस नहीं पाए। लोकसभा चूंकि इन्हीं की है गए, और ये पहली बार ऐसा मौका है कि संसद के 2 अंग, लोकसभा और राज्यसभा में, राज्यसभा के सभापति नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो उपराष्ट्रपति है, और उपराष्ट्रपति अगर मौजूद होंगे तो इनसे प्रोटोकॉल में ऊपर होंगे, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में ऊपर है, ये कैसे कुछ कर पाएंगे? और जिस तरह का नाटक इन्होंने किया है, इस तरह के नाटक करने की क्षमता भी बहुत से नेताओं में नहीं है। दूसरी चीज जो अटल स्वामी जी ने बहुत सही कहा कि संसद जो है मंदिर नहीं है, संसद एक वाद विवाद की जगह है, मंदिर कहीं और होगा। मंदिर हम कह सकते हैं कि भाई वो टेम्पल है, लोकतंत्र का टेम्पल है, वो एक तरीके का एक शब्दावली है, लेकिन वहां बहस होती है। और संसद के अंदर जब बैठते हैं, चाहे ट्रेजरी बेंच हो चाहे विरोधी दल का बेंच हो, वो दोनों बेंचेस वो सारे एमपी होते हैं, बराबर होते हैं, और वहां कोई किसी से डरता नहीं है। नेता विरोधी दल की भी हैसियत है कि वो प्रधानमंत्री से कुछ भी पूछ सके, अगले से सांसद की भी स्थिति है। अब राजदंड का दूसरा फॉलोआउट क्या हुआ? अजीब स्थिति है। मुलजिम संसद में प्रधानमंत्री के साथ घूम रहा है और जिसने मुकदमा लिखा है पुलिस पीट के उसको जेल भेज दे रही है। ये अजीब सी स्थिति है। या तो इन लोगों को कह देना चाहिए था कि भाई इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। और आज ये भी आपके प्रोग्राम में आने के पहले मेरे एक वरिष्ठ पत्रकार मित्र हैं, रहने वाले यूपी के हैं, फिलहाल इस समय पंजाब हरियाणा में है, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि ब्रजभूषण सिंह को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। हमने आपकी सूचना क्या कहती है? मैंने कहा मेरी सूचना तो कहती है कि उनका इतना प्रभाव नहीं है कि वो पूरे ईस्टर्न यूपी में इकट्ठा करके सारा वोट दिला दे, ऐसी कोई स्थिति भी नहीं है। उन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा कि नहीं, इनके जो तार है, इस रैकेट का तार भाजपा के कई महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो सब डरे हुए हैं कि अगर ये कहीं गिरफ्तारी हुई तो ये सब चीजें भी खुल सकती है। जो भी हो, लेकिन मैं पहला उदाहरण है पूरी 34 साल की नौकरी में कि यौन शोषण के इतने गंभीर आरोप में गिरफ्तारी नहीं हो रही है, और अब तक नहीं हुई है, और जिसने मुकदमा दायर कराया है उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। अच्छा, अब आते हैं राहुल गांधी जी के ट्रक वॉर पे। राहुल गांधी जी जिस तरीके से पब्लिक से मिलते हैं उसका मुझे हैरानी इसलिए नहीं है कि मैं एसपी रायबरेली रहा हूं 2007 में। उस दौरान ये और मैडम सोनिया गांधी बहुत आते थे रायबरेली,
हर 1-2 महीने में इन लोगों का दौरा लगता था, क्योंकि उस समय रायबरेली जिले में ही इनका भी क्षेत्र आता था। अमेठी के 2 तहसीलें, 2 विधानसभा क्षेत्र रायबरेली में आती थी, तब अमेठी जिला नहीं बना हुआ था। तो उस दौरान भी जब आते थे तो जहां रुकते थे तो बाहर निकल के जो हमारी जो गार्ड लगी रहती थी उनसे मिलते थे, उनसे बात करते थे। कभी कभी पीएससी पड़ी है, उनका खाना बन रहा तो वहां भी चले जाते थे। एक आध बार तो मेरे साथी चले गए कि ये लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं। उन्हें इसी बात पर हैरानी थी कि टेंट में कैसे रहते हैं। मैंने उनसे कहा कि टेंट ही इनको मिलता है, कि जहां जाएंगे टेंट मिलेगा, हर जगह पक्का नहीं मिलता। हम कोशिश करते हैं पक्का देने की, लेकिन ये टेंट लेके चलते हैं। अब आते हैं, जिससे प्रशांत पंडित जी ने बहुत सही बात कही कि जिस तरीके से उनका इस समय चल रहा है कार्यक्रम, वो बिना सोचे कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में होगा। अब मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि उनके नजदीकी लोगों के साथ मेरा बहुत राब्ता नहीं है। प्रशांत पंडित जी दिल्ली में हैं, इनके संपर्क हैं, ये बता सकते हैं। लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि अगर बिना सोचे समझे कोई भी वो कदम नहीं उठाते हैं। ट्रक में गए हैं, जैसे पहले उन्होंने जोमेटो स्विगी के साथ उनकी बात हुई, डिलीवरी बॉय के साथ, उसका असर देखने को मिला। और एक बात से मैं प्रशांत जी से मैं बिल्कुल सहमत हूं, जो कर्नाटक सरकार कर रही है, सिस्टम के अंतर्गत जो घुसे हुए लोग हैं, सिस्टम के अंतर्गत जो बिल्कुल जो आरएसएस के कोर ग्रुप के लोग हैं। एक होता है कि आपकी भाई सामान्य रुझान किसी भी तरफ है, आप वामपंथ के रुझान रख सकते हैं, दक्षिण पंथ के रुझान से रख सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो इसी पर्पजली सिस्टम में घुसे हैं कि वो सिस्टम को अपने हिसाब चलाएंगे, पॉल्यूट करेंगे, ऐसे लोगों की पहचान जरूरी है और उन्हें निकाल बाहर करना जरूरी है। मैं उस दिन डी शिव कुमार साहब का वो भाषण जो था वो पुलिस के बारे में दिया कि आप उसको निकालिए भागना, तो आपके अंतर्गत अगर ऐसे कोई लोग हैं तो उसको निकाल लें। और ये मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं, जिस तरीके से पुलिस के अंदर का जो सेंट्रलाइजेशन हो रहा यूपी पुलिस में है और अच्छा खासा है, लेकिन ये भी कीमत है जो है नीचे लेवल पर है, उसको जरूर रोकना पड़ेगा। अगर उसको गया तो आगे स्थिति होगी। एक तरफ मैं ये भी जानता हूं कि जिस दिन ये सरकार नहीं रहेगी, जिस दिन बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, उस दिन सेपरेशन अचानक रिवर्स हो जाएगा। इनमें कोई दम नहीं है, कोई खड़े रहेंगे, ये उसी दम पीछे भागते हैं। इनको अच्छी तरह से हम समझते हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। दूसरी बात, विकास का क्या मॉडल ये लाए हैं। ये आपसे कहेंगे कि साहब एयरपोर्ट पहले 91 थे, अब 100 हो गए हैं, 110 हो गए हैं, 200 हो गए हैं, सड़कें बन गई हैं, हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, दिल्ली से बंबई 12 घंटे में पहुंच जाइए। सवाल यह है कि आप दिल्ली से बंबई पहुंच जाएं तो जिन्हें जाना है या जिनके पास मर्सिडीज गाड़ी, बड़ी गाड़ियां, वो चले जाएंगे। लेकिन उसी हाईवे से 10 किलोमीटर दाएं, 10 किलोमीटर बाएं तो गांव है, उन गांव में स्कूल की क्या स्थिति है, उन गांव में अस्पताल की क्या स्थिति है, जिस जिले से हाईवे निकल रहा है उस जिले के अस्पतालों की क्या स्थिति है, सदर अस्पताल की क्या स्थिति है। तो मेरा यह कहना है कि जो ये विकास नहीं है, ये विकास भी एक तरीके से सिलेक्टिव विकास है। विकास ये होता है कि पूरा पूरा समाज जो है कुछ इंच ऊपर उठे, ऐसा नहीं कि एक तबका ही आपका आधा फीट ऊपर उठ गया। तो जो आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है, ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। और कांग्रेस को एक चीज और मैं प्रशांत जी की मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। जैसे इन्होंने ये कहा कि इनको हिंदुत्व वाला इशू जो होता है, कि हिंदुत्व का इशू और धर्म का जो इशू है, कांग्रेस को इस इशू से बचना चाहिए। इन्हें केवल उनके कोर इशू पे, नरेंद्र मोदी जी को अगर आप बात करने लगिएगा आर्थिक स्थिति पे, जब आप नहीं दे पाएंगे, बेरोजगारी पे जब आप नहीं दे पाएंगे, विकास की एक एक चीज को उठा के जब उसकी पोस्टमार्टम करने लगेगा, आपने ये क्या किया, ये क्या किया, तो जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप कहिएगा कि हम हनुमान जी का एक मंदिर बनाएंगे, तो ऐसे देखिए वो कूदने लगते हैं, तो वही वो बात कर पाएंगे, यही वो सीखेंगे। उन लोगों को यही बताया गया है, इसी इशू पर चलो। जब हम समझ गए कि वो इशू उनका है, तो हमें उस सवाल पर जाना ही नहीं है। महाकाल का जो आंधी ने उड़ाया है, अब मुझे प्रकाश हिंदुस्तानी जी तो खैर वही है, तो ज्यादा बेहतर बताएंगे। हमने जो 12 में पढ़ा उसमें यह है कि वो मूर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, जहां जहां भी तीर्थ को पर्यटन स्थलों में बदल के कॉरिडोर का नाम दिया जा रहा है, वहां वहां भ्रष्टाचार है। मैं बनारस से आता हूं, वहां भी भ्रष्टाचार है और अच्छा खासा भ्रष्टाचार है। वहां पर भी गुजराती लॉबी के ठेकेदार हैं, तो सभी को पता है, वहां के अखबारों में भी छपा है। लेकिन ये बात है कि उसकी जांच कौन करे और कहे कौन।
जो लोकल ठेकेदार वहां यूपी और बनारस के और बिहार के जो आसपास जो वहां काम करते हैं वो भी उससे दुखी हैं। तो मेरा बस ये कहना है कि कांग्रेस को जितनी ऊर्जा के साथ और जितनी एकजुटता के साथ इन्होंने कर्नाटक में चुनाव लड़ा है, उतनी एकजुटता के साथ इनको आगे भी चुनाव लड़ना चाहिए। और मैं उसको अगर कंपटीशन की भाषा में कहूं तो कर्नाटक इनका प्रीलिम्स है, वो पास कर गए हैं, अभी मेन इम्तिहान काफी आगे है, उसकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए और ये सफलता मिलेगी मुझे लगता है, क्योंकि जो मनोबल है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बढ़ा दिखता है, कांग्रेस के नेताओं का बढ़ा दिखता है, उनमें एकजुटता दिखती है। और देखिए एकजुटता तो अगर पार्टी अगर मजबूत होती तो फिर अपने आप एकजुट हो जाती, पार्टी कमजोर होती तो लोग छिटकने लगते हैं। आप देखिएगा आगे चल के मुझे लगता है कि जो लोग भाजपा में कांग्रेस से गए हैं, यही स्थिति अगर कांग्रेस को उभार की रही तो हो सकता है वो वहां से निकलना शुरू करें, वो इधर आना शुरू करें। और मनोबल इस समय कांग्रेस पार्टी का बढ़ा हुआ है। और आप अगर बहुत फेस रीडिंग और नजदीकी से देखें नरेंद्र मोदी जी को भाषण देते हुए तो उनका मनोबल गिरा हुआ है, उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि मुझको गाली दी, मुझको ये कहा, मुझको वो कहा, और ये सब चोर हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, इनको मैं घेरना चाहता हूं, मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं बिल्कुल समझता हूं कि कांग्रेस ने बीजेपी को चुनौती दी है, तगड़ी चुनौती दी है। और बीजेपी में एक ही आदमी जब दंडधारी हो गया, चोल राजवंश का जो एक ही आदमी राजदंड लिए हुए है, तो बाकी क्यों बीजेपी को बचाएगा, वे अपना बचाएं। मुझे यही लगता है कि आगे आने वाली स्थिति कांग्रेस के लिए